हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। आज के इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए सामाजिक विज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं, जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है, शुरू से लेकर अंत तक देखना है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास 12 बजे दिन में चलता है, तो आप लोग हमसे लाइव जुड़ के सभी विषयों के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। और पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न है खूनी रविवार क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि खूनी रविवार क्या है। तो आइए इसे समझते हैं कि खूनी रविवार क्या है। 1905 ईस्वी में रूस और जापान में युद्ध हुआ, जिसमें रूस की बुरी तरह पराजय हुई। क्या हुआ कि 1905 ईस्वी में रूस और जापान में युद्ध हुआ, जिसमें रूस की बुरी तरह पराजय, यानी रूस क्या हो गया, जापान से बुरी तरह हार गया। इस पराजय से रूस की आर्थिक हालत खराब हो गई और रूस में क्रांति हो गई। लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। क्या हुआ कि जब रूस जापान से हार गया तो रूस की आर्थिक हालत खराब हो गई और रूस में क्या हो गया, क्रांति होने लगा और लोगों के पास खाने के लिए अब कुछ भी नहीं रहा। तो क्या हुआ कि 1905 ईस्वी में लोगों के एक समूह रोटी दो नारे के साथ सड़क पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जाने लगे। क्या हुआ कि जब लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा तो 1905 ईस्वी में लोगों के एक समूह रोटी दो नारे के साथ सड़क पर प्रदर्शन करते हुए जो राजा का महल था, सेंट पीटर्सबर्ग स्थित जो स्थान था, वहां पे वो उस महल की तरफ लोग जाने लगे। परंतु जार की सेना ने उन निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दिया। जो वहां का राजा था, रूस के राजा को क्या बोला जाता है, जार बोला जाता है। तो जो वहां के राजा था, उसकी जो सेना थे वो क्या किए, जो इन निहत्थे लोग थे उन पर क्या कर दिया, गोलियां चलवा दिया। तो जिससे हजारों लोग मारे गए। इस जो प्रदर्शन में जितने लोग थे उन पे ये क्या कर दिया, जो जार के सेना थे वो लोग क्या कर दिए, गोली चलवा दिए, जिससे हजारों लोग क्या हो गए, मारे गए। और उस दिन क्या था, रविवार था, इसीलिए उस तिथि को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। और ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण था आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और आपको अच्छी तरीके से भी समझ में आया होगा। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी आप लोग लाइक कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे, और एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। ए ऑप्शन है, औद्योगिकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन मानव द्वारा न होकर मशीनों द्वारा होता है। औद्योगिकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन मानव नहीं करता है, बल्कि कौन करता है, मशीनों के द्वारा वस्तुओं का उत्पादन होता है। इससे उत्पादन बृहद पैमाने पर होता है, यानी जो मशीनों के द्वारा उत्पादन होता है वस्तुओं का, वो बहुत ही बड़े पैमाने पर होता है, यानी बहुत ही ज्यादा वस्तुओं का यहाँ पे उत्पादन होता है, जिसके खपत के लिए बड़े बाजार की आवश्यकता पड़ती है। औद्योगिकरण में नए नए मशीन का आविष्कार होता है और नए तकनीक का भी विकास होता है। और ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण था कि औद्योगिकरण क्या है। तो औद्योगिकरण क्या होता है, इसमें मनुष्य काम ना करके बल्कि मनुष्य के जगह पे यहाँ पे मशीनें काम करती हैं, और मशीनें जब काम करती हैं तो मनुष्यों से कई गुना ज्यादा यहाँ पे वस्तुओं का निर्माण करती है, जिससे यहाँ पे एक बड़े बाजार की आवश्यकता होती है। और जब औद्योगिकरण होता है तो नए नए मशीन का यहाँ पे आविष्कार होता है और नए नए तकनीकों का भी यहाँ पे आविष्कार होता है, जो देश को आगे बढ़ाने में क्या करती है, मदद करती है। तो ये भी प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि औद्योगिकरण क्या है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 3 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि वंशवाद से आप क्या समझते हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वंशवाद से क्या आप समझते हैं। तो आइए इसका उत्तर जान लेते हैं कि वंशवाद से हम क्या समझते हैं। तो वंशवाद परंपरा दशकों से चली आ रही है। जो वंशवाद की परंपरा है वो दशकों से चली आ रही है, जिसमें किसी प्रतिनिधि के निधन या इस्तीफे के बाद जो सीट खाली रह जाता है, उस सीट पर परिजन या रिश्तेदार को चुनाव के लिए टिकट दे दिया जाता है। क्या होता है वंशवाद में कि जिसमें किसी प्रतिनिधि को क्या होता है, यदि उसका निर्धन हो जाता है, यानी वो मर जाता है या इस्तीफा दे देता है, तो जो सीट खाली होती है तो उस सीट पे क्या कर दिया जाता है, उसी जिसका या निधन हुआ हो या वो
इस्तीफा दिया हो, उसी जो व्यक्ति का जो परिजन है या रिश्तेदार है या उसके लड़का है या उसकी लड़की है, उसको क्या कर दिया जाता है, चुनाव के लिए टिकट दे दिया जाता है। इसे ही वंशवाद कहते हैं। इस प्रकार के वंशवाद आज भी लोकतंत्र में बना हुआ है, जो लोकतंत्र के लिए गंभीर समस्या है। जो वंशवाद है वो आज भी लोकतंत्र में बना हुआ है, और जो ये इस प्रकार का जो वंशवाद है वो लोकतंत्र के लिए काफी गंभीर समस्या है। तो ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो जो भी प्रश्न अगर आपको याद नहीं है उसे नोटबुक पे लिख लीजिए और आप लोग याद कर लीजिए और उसका रिवीजन आप लोग करते रहिएगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 4 नंबर भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है कि दल बदल कानून क्या है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दल बदल कानून क्या है। तो आइए इसका उत्तर जान लेते हैं। दल बदल कानून विधायकों और सांसदों के दल बदलने को रोकने के लिए ये कानून बनाया गया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या होता है कि जो विधायक होते हैं और सांसद होते हैं दूसरे पार्टी से जीत जाते हैं और वो क्या होते हैं, फिर उस पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी में क्या हो जाते हैं, चल जाते हैं। यानी दूसरे पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ते हैं और वो सांसद और विधायक क्या करते हैं, अगर उनको कुछ ज्यादा पैसा दे दिया जाए या कुछ लोभ दे दिया जाए तो उस पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी में यहाँ पे क्या हो जाते हैं, उस दूसरे पार्टी में चल जाते हैं। दल बदल कानून के अंतर्गत दी गई शर्तों को पूरा नहीं करने की स्थिति में उसकी सदस्य रद्द कर दी जाती है। अगर वो विधायक या सांसद जो दल बदल कानून के अंतर्गत जो शर्तें रखी जाती हैं अगर उसको पूरा नहीं कर पाता है तो उन विधायकों की क्या कर दी जाती है, दल बदल कानून से उन विधायकों और संसदों की जो वो विधायक बने होते हैं या संसद बने होते हैं उनकी सदस्यता क्या कर दी जाती है, रद्द कर दी जाती है, उसको वहां से निलंबित कर दी जाती है। इस कानून को पूर्ण रूप से लागू किया जाना चाहिए। जो यहाँ पे दल बदल कानून है अभी उसे पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया है। इसे क्या करना चाहिए, पूरे भारत में पूर्ण रूप से लागू कर देना चाहिए कि कोई भी विधायक और कोई भी सांसद क्या करे, दल बदल न करे, यानी इस दल से उस दल में न जाए कुछ लोभ के कारण। तो आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय आय क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय आय क्या है। तो आइए इसका उत्तर जान लेते हैं। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। काफी ही महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय क्या है। तो इसका आंसर देख लीजिए। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में यानी एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य, यानी एक वर्ष के अंदर जितने भी उत्पादित वस्तु होंगे और सेवाएं होंगी उनकी मौद्रिक मूल्य यानी उन सभी का यहाँ पे योग कर लिया जाता है, यानी उन सभी के मूल्यों को जोड़ लिया जाता है। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय बोलते हैं, यानी उसे ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय आर्थिक विकास का एक प्रमुख सूचक माना जाता है। जो राष्ट्रीय आय होता है वो आर्थिक विकास का एक प्रमुख सूचक माना जाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उस देश को विकसित देश कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसे कौन सा देश बोलते हैं, तो उसे हम लोग विकसित देश बोलते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और विकसित देश का उदाहरण कौन है, तो विकसित देश का उदाहरण अमेरिका है। और जिस देश का यहाँ पे देखिए आगे क्या लिखा है, तथा जिस देश की राष्ट्रीय आय कम होती है उस देश को अविकसित देश कहते हैं, और जिस देश की राष्ट्रीय आय कम होगा उसे अविकसित देश हम लोग बोलते हैं। तो आपको राष्ट्रीय आय भी समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे 6 नंबर, प्रति व्यक्ति आय क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो प्रति व्यक्ति आय है वो क्या है। तो आइए इसका उत्तर समझ लेते हैं कि प्रति व्यक्ति आय क्या है। प्रति व्यक्ति आय देश में रहने वाले व्यक्तियों की औसत आय होती है, जिसमें कुल राष्ट्रीय आय को उस देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल बचता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। तो इसका उत्तर जान लीजिए। प्रति व्यक्ति आय देश में रहने वाले व्यक्तियों की औसत आय होती है। इसमें क्या होता है कि कुल राष्ट्रीय आय को जोड़ लिया जाता है। जो एक साल के जो कुल राष्ट्रीय आय होते हैं उसको जोड़ लिया जाता है और उस देश की कुल जनसंख्या से भाग दे दिया जाता है। तो जो भागफल बचता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं। तो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण था। तो जितने भी हम प्रश्न करवाए हैं 6 प्रश्न करवाए हैं और 6 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आपसे छूट भी गया है तो इसे नोटबुक पे लिख के याद कर लीजिए।
और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास डेली 12 बजे चलेगा, तो आप लोग लाइव आना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, अपने दोस्तों या भाई बहन के पास इस वीडियो को भेजिएगा और बोलिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और सब्सक्राइब जब आप कर लेते हैं तो बेल आइकन को ऑल पे दबाना काफी जरूरी हो जाता है। जब तक आप बेल आइकन को नहीं दबाइएगा तब तक आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय।